अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम सब कहते हैं कि मैंने कभी नशा नहीं किया, मुझे क्यों सेंटर तक ले आए हैं। मैंने तो थोड़ा सा ही लिया है, मुझे फिर भी क्यों ले आए हैं। तो मैं आइंदा नहीं करूँगा, तो मुझे जल्दी ले जाएं। फिर भी यहाँ पर लोग क्यों रखते हैं। बात नशे की नहीं होती है, बात उस उम्मीद की होती है जो हमारा मुआशरा हमारे ऊपर रखता है। अब हम ना एक काम करते हैं कि एक उम्मीद बना लेते हैं, एक इंसान बनाते हैं, ठीक है। और ये देख लेते हैं कि एक भाई है, उसके ऊपर हमारी क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या हो सकती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो हमारी उसके ऊपर क्या उम्मीदें होती हैं, या वो क्या क्या करता है। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, मेडिकली एक चीज अलहदा कर लेते हैं, फिजिकली एक अलहदा कर लेते हैं, साइकोलॉजिकली अलहदा कर लेते हैं, सोशल अलहदा कर लेते हैं, रिलीजियन वाइज अलहदा कर लेते हैं, पर्सनल जो है ना, तकरीबन इसके साथ ही आता है, लेकिन पर्सनल भी एक लिख लेते हैं। और फिर उसके साथ हम एक और चीज लिख लेते हैं, रिलीजियस, नहीं रिलीजन हो गया, कल्चरल लिख लेते हैं, CULTUR, कल्चरल। मेडिकली जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उठ के चलना शुरू कर देते हैं एकदम से, नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि वो पैदा होएगा, रोएगा, शोर शराबा करेगा, फिर जो जो बड़ा होता जाएगा वो एक्सपेक्टेड आउटकम्स देता जाएगा, एक जिंदगी का हिस्सा होगा उसका चलना, गिरना। अब आप ये देखें कि जब कोई बड़ा बंदा गिरता है हम सबको अफसोस होता है, उसको चोट लगी है ये वो। लेकिन अगर एक बच्चा गिरता है तो हमें पता होता है कि बच्चों ने गिरना होता है, लेकिन ये कि उसको चोट कम से कम लगे। वो क्योंकि हमें पता होता है कि उस बच्चे की जो फिजिकल, जो उसकी डेवलपमेंट है वो उस टाइम उतनी ही है, उसके साथ साथ उसकी मेंटल कैपेसिटी भी बढ़ती है, वो आस्ते आस्ते से बोलना भी शुरू करता है। अच्छा, मेडिकल में वही बात है, आंखें सही देखती हो, खाना सही खाता हो, बच्चा मिल्क लेता हो, उसको बुखार ना हुआ हो, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो तकरीबन हम सब में वो तकरीबन ओके ये चीजें, कोई इतना ज्यादा मसला नहीं होता। लेकिन फिजिकल में आप ये देखें, चलता फिरता है, एक खास हद तक कद बढ़ता है, ठीक है, बहुत बड़ा लंबा हो जाए तो फिर भी अब नॉर्मल हम कहते हैं, छोटा रह जाए फिर भी अब नॉर्मल कहते हैं। लेकिन एक एक्सपेक्टेड तकरीबन 5.5 6 फुट तक या 5 फुट तक हम सभी के कद होते हैं, ठीक है। ये भी चीजें हो गई, मेडिकली भी हो गया, फिजिकली भी हो गया। हमारा जो प्रॉब्लम आती है ना, ज्यादातर वो इन चीजों से आती है, जिस वजह से हम रीएब तक पहुंचते हैं। अगर बंदा बीमार होगा, उसकी मेडिकल प्रॉब्लम जो होगी वो डिस्टर्ब होगी या फिजिकल डिस्टर्ब होगी। पेट में दर्द है तो वो मेडिकल प्रॉब्लम है, बाजू टूट गया हुआ है तो ये मेडिकल और प्लस फिजिकल है कि अब जिस्मानी तौर पर उसकी वो बाजुओं में दर्द हो रहा है ये वो। हमारा काम इसके साथ बहुत लिमिटेड होता है, हमारा काम होता है ज्यादातर ये। साइकोलॉजिकली में ये होता है हम सोचते कैसे हैं, हम बातचीत कैसे करते हैं, हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, हमारी दिमागी कैपेसिटी वक्त के साथ कितनी बढ़ी है। अब आप ये देखें कि फिजिकल चीजें तो हमारी और कुछ जानवरों की बिल्कुल सेम है। बंदरों को देख लें, हाथ पांव बाजू एक तरह के ही हैं, लेकिन हम जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो साइकोलॉजिकल के ऊपर ज्यादा होता है, सोचने समझने की सलाहियत, ठीक है। अब साइकोलॉजी के अंदर वो कॉग्निशन हम कह दें, कुछ भी कह दें, ठीक है, वो चीजें होती हैं। इसी के ऊपर हमारा प्लेजर भी होता है, कोई चीज हमें अच्छी लगती है, कोई चीज हमें बुरी लगती है, कुछ हमें अच्छे ख्याल आते हैं, कुछ हमें बुरे ख्याल आते हैं, कभी हमें ख्वाब आते हैं, कभी अच्छे ख्वाब आते हैं, कभी बुरे ख्वाब आते हैं, हमारी पर्सनालिटी क्लैशेस होते हैं, हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। वो सारा इस चीज के ऊपर होता है, साइकोलॉजिकल के ऊपर, ठीक है।
अब आप ये देख लें कि हमें पता होता है कि फलाने बंदे की आदत है कि लेट जागना, फलाने बंदे की आदत है तेज तेज बोलना, ठीक है, फलाने बंदे की आदत है गुस्सा जल्दी कर जाना, फलाने बंदे की आदत है प्यार से बात करना। तो साइकोलॉजिकल चीजें जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं हमारी पर्सनालिटी को ग्रोथ करने में मदद करती हैं ये सारी चीजें। अब यहाँ पर ये होता है कि एक्सपेक्टेड आउटकम होता है कि एक 20 या 25 साल का जवान है वो क्या करेगा, फर्माबरदार होगा घर वालों का, बात करेंगे तो उसका जवाब देगा, खाना पीना से ही खाएगा, पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा, नमाज पढ़ेगा, गाड़ी चलाएगा तो एक नॉर्मल स्पीड से चलाएगा, घर में आएगा तो एक नॉर्मल स्पीड से आएगा, एक नॉर्मल बात करेगा। कभी कभी ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, कभी कभी वो गाड़ी तेज भी चला सकता है, कभी कभी वो गुस्सा भी कर सकता है, कभी कभी परेशानी से वो रो भी सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसके अंदर आती हैं साइकोलॉजिकल के अंदर। अब आप ये देख लो कि यहाँ आने से पहले हम में से कितने लोग हैं जो सुबह 8 बजे जागते हो, ऐसा ही है। कितने लोग हैं 8 बजे जाग के मुंह हाथ धोते हो, कितने लोग हैं जो 9 बजे तक नाश्ता करते हो, कितने लोग हैं जो पीटी करते हो, कितने लोग हैं जो जोहर की नमाज पढ़ते हो, कितने लोग हैं जो 2 बजे खाना खाते हो। ये इलाज की बात नहीं कर रहा, रूटीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। कितने लोग हैं जो इस्लामिक लेक्चर लेते हो, कितने लोग हैं जो जुम्मा पढ़ते हो, कितने लोग हैं जो इशा की, असर की, मगरिब की नमाज पढ़ते हो, कितने लोग हैं अगर उनको दवाई दी गई है तो वो उतनी ही लें जितनी डॉक्टर ने दी है। समटाइम हम नहीं लेते और समटाइम हम ज्यादा लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल इलनेस जब आती है, रूटीन जब आती है, तो हमें फिर फैमिलीज को एक आइडिया हो जाता है कि भाई अब इसको जरूरत है किसी हेल्प की। समझ आ गई है ना। अब आप ये देखो कि उसके साथ साथ हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ मेडिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है। समटाइम समटाइम हमें भूख नहीं लगती, समटाइम हमें ज्यादा भूख लगती है, समटाइम हमें प्यास नहीं लगती, समटाइम हम क्या करते हैं कि अपनी किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। समटाइम हम कोई ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, समटाइम हम कोई स्टिंग लेना शुरू कर देते हैं, समटाइम हम सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, समटाइम हम जावेद लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोड वर्ड है ना। ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो मेडिकल यानी कि कुछ मेडिसन है जो कि हमारे बिहेवियर को ऊपर भी कंट्रोल होती है। ठीक है, अब आगे हम ये देखते हैं कि हमारी सोशल लाइफ कैसी है। हम किसी की शादी में जाते हैं कि नहीं जाते, हम फौतगी में जाते हैं कि नहीं जाते। शादी में जाते हैं तो हम उस बंदे के साथ किस तरह से बातचीत करते हैं। हम अपने मोहल्ले में कहीं पे हादसा हो जाए तो हम उसको किस तरह से देखते हैं। हम अपने घर में लोगों को किस तरह से देखते हैं। मेरी बातचीत का स्टाइल कैसा है, मुअद्दब है या गुस्से वाला है। ये सारी चीजें हमारी सोशल लाइफ कैसे होती हैं। छोटे बड़ों का एहतराम कितना मैं करता हूँ। मैंने अगर कोई दुकान बनाई हुई है तो वहां पर लोग जो आते हैं उनको मैं कितना रिस्पेक्ट देता हूँ। मेरे अब्बू मुझे फोन करते तो मैं उनको कितनी रिस्पेक्ट देता हूँ, अम्मी को कितनी रिस्पेक्ट देता हूँ, बाकी लोगों को कितनी रिस्पेक्ट देता हूँ। वो हमारी सोशल में आ जाता है। रिलीजन में हमें पता है अल्लाह पाक एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, लेकिन उनकी तालीमात पर हम कितना अमल करते हैं ये बहुत जरूरी होता है। हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं। देखो 100% इसमें से कोई भी नहीं होगा, लेकिन हमने क्या करना होता है, मैक्सिमम कोशिश करनी होती है उसके ऊपर चलने की। ठीक है, और कुछ लोग ज्यादा चलते हैं, कुछ लोग कम चलते हैं। ठीक है, लेकिन हम जितना ज्यादा इसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा बेहतरी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम में से कितने लोग हैं जिनकी शादियां हुई, कितने लोग हैं जिनकी शादियां टूट गई, कितने लोग हैं जिन्होंने दोबारा शादियां की, कितने लोग हैं जिन्होंने बच्चे पैदा किए, कितने लोग हैं जिन्होंने बच्चों की अच्छी तरबियत की, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बीवी का, उसके घर वालों का, उसके वालिदैन का ख्याल रखा, कितने लोग हैं जिसने उसका अपना ख्याल रखा, कितने लोगों ने अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखा, कितने लोग अपने कपड़े सही पहनते हैं, जो भी हम करते हैं, कंघी करते हैं, नहाते धोते हैं। तो ये वाली चीज भी हमारी जो पर्सनल चीजें हैं वो भी बड़ा इम्पैक्ट का डालती हैं। आखिरी अगर हम देखें कल्चर,
تو ہمارے معاشرے میں جو رائج چیزیں ہیں ان کو ہم نے کتنا اڈاپٹ کیا. ٹھیک ہے, کوئی بندہ ہے, کوئی کرسچن ہے, اس کی اگر تدفین ہوتی ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے دیکھا, کسی دوست کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے پھر ہم نے اس کو کیسے دیکھا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم نے کیسے دیکھا. اسی ساتھ میں ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آکوپیشنل. میں جاب مجھے مل گئی تو میں جاب پہ کتنا اچھے سے جا رہا ہوں, کتنا نہیں جا رہا, میری جاب میرے لیے کتنی پروڈکٹیو ہے, کتنی نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں تو میری تعلیم کتنی میرے لیے بہتر ہوئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ میں سے جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں اپنی لائف کے اوپر ہم دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑاتے اپنی نظر, پتہ چلتا ہے نا. اب بتائیں کہ اس میں کوئی ڈسٹربنس ہے کہ نہیں ہے. کچھ نہ کچھ سبھی میں ہی ہوتی ہے, ہر ایک میں ایک لوچا ہے ہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوچا اس قدر ڈسٹربنس ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہماری نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے, بھوک کو ڈسٹرب کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا, وہ ہمارے موڈ کو ڈسٹرب کرتا ہے, وہ ہماری جاب پلیس کو ڈسٹرب کرتا ہے, وہ ہمارے گھر کو ڈسٹرب کرتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ڈسٹرب ہو گئیں, 4 دن بندہ نہ سوئے, 5ویں دن بندے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, 2 دن کھانا نہ کھائے اس کے بعد پتہ نہیں کیا ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے چاہے وجہ کوئی بھی ہو, ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں جب ڈسٹربنس آتی ہے تو اس کی وجہ دیکھتے ہیں. وجہ کوئی انسان بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی, پھر ڈرگ بھی ہو سکتی ہے, پھر اس کی پرسنالٹی ہو سکتی ہے, اس کے سائیکالوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں. اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا, انہی میں سے اس کی کنفلکٹس جو ہوں گے, اس کے جو سوالوں کے جوابات نہیں ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو ڈسٹرب کرتا جائے گا. لہذا کوشچنس کے آنسرز ملنا بہت ضروری ہوتے ہیں. جو ذہن میں خیال آیا اس کا جواب آنا بہت ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ بہت زیادہ اینگری رہتا ہے, غصہ کرتا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ اپنے گھر پہ ہے, وہ اپنے آپ کو تھوڑے ٹائم کے لیے گھر سے نکال دے, اپنے کسی بھائی کے بارے میں سوچے کہ وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہوگا, تو اس کے بارے میں باقی گھر والوں کی رائے کیا ہوگی؟ اس سے بات کم کریں گے, اس کے سامنے کم جائیں گے, اس کے ساتھ بیس کم کریں گے, تو پھر طائف کم ہو جائیں گے کہ بھائی وہ ہر بات پر ہی غصہ کرتا ہے, یا ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نہیں ملتے کمیونیکیشن کے. تو یہ ساری چیز جو ہے نا ہمیں ڈسٹربنس کی طرف لے کے جاتی ہے, اوور آل ڈسٹربنس کی طرف لے کر جاتی ہے. لہذا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ان میں سے آپ جب آگے چلو گے تو آپ کوئی ٹیسٹ کرواؤ گے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈکشن سیویریٹی انڈیکس ASI. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ چیز نہیں لیتا تھا اس سے پہلے میری زندگی کیسے تھی. مطلب آج سے 10 سال پہلے جب میں وہ نہیں کرتا تھا تو تب میری لائف کیسی تھی. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی میڈیکل لائف بھی بہتر تھی, آپ کی فزیکل اپیرنس بھی بہتر تھی, سائیکالوجی بھی ٹھیک تھا, سوشلی بھی ٹھیک تھا, ریلیجن, پرسنل اور کلچرل تقریباً ساری چیزوں میں اوکے تھا. لیکن ایسے ہو گیا کہ ایک دوست نے مجھے کوئی ٹیبلٹ دے دی, ٹھیک ہے, اس ٹیبلٹ کو میں نے کھایا, کچھ عرصے کے بعد مجھے مزید چاہیے تھی, کرتے کرتے میں اس طرح سے آ گیا تو میری یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئیں. لہذا جس طرح سے ہم ایک دن میں ڈسٹربنس بھی ایک دن میں نہیں ہوتی, اسی طرح سے ہیلنگ بھی ایک دن میں نہیں ہوتی. پتہ ہی نہیں چلتا بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. اب آپ یہ دیکھو کہ جب ہم نے ان ساری چیزوں کو اوپر وہ کر لیا, تب آپ یہ دیکھ لو کہ ہماری جو ہے نا والدین بھی کہیں نہ کہیں کھڑے ہوتے ہیں, دوست یار کھڑے ہوتے ہیں, بیوی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں. تو واپس ری ہیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی لائف کی طرف واپس لانا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی جو ہے نا قدرتی طور پر بچپن سے ہی اللہ پاک نے ان کی ذہنی توازن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے. وہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو پاتی, اس کے اوپر وقت لگتا ہے. لیکن ایڈکشن کے ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو ہی وہ ڈیٹاکس ہو جاتا ہے تو بندہ اپنی نارمل لائف میں آنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. جو پیدائشی مینٹل النس ہوتی ہے
उसको आपने ज्यादा मेहनत करनी होती है उसके ऊपर, वो क्योंकि कुछ चीजें कमी या जाति का शिकार हो जाती हैं। इसलिए पॉपुलर जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, किनके रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। अब शिजोफ्रेनिया का रिजल्ट लेट मिलता है, लेकिन शिजोफ्रेनिया जैसी मिलती जुलती अलामात आइस एडिक्शन के अंदर हो जाती हैं, और अक्सर लोग उसको शिजोफ्रेनिया का के ट्रीट करते हैं या जैसे भी करते हैं, अलामात खत्म हो जाती हैं तो कहते हैं देखो शिजोफ्रेनिया का बंदा ठीक हो गया। अब होता ये कि हमने उसको डायग्नोज करना है प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए कि वजह आई कैसे, कब आई, कैसे आई। वो अकेला बंदा जबरदस्ती नहीं हो सकता है। एक बंदा है ना, हम उसको बोले जबरदस्ती तुम ऐसे बैठ जाओ, ये कर दो वो कर दो, वो कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंचेगा। ठीक जो उसने खुद होना है, बेहतरी उसकी अपनी होनी है ना। अब मिसाल के तौर पर मुझे भूख लगी है, मेरे घर वालों को भी पता है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना देना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे खाना कौन सा देना चाह रहे हैं, वो मुझे करेले देना चाह रहे हैं, और करेले मुझे बुरे लगते हैं, मैं खाना ही नहीं चाहता। अब ये है कि क्या मैं करेले खा के मैं खुश होऊंगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अब उसमें क्या करते हैं कि मुझे घर वाले बिठाते हैं, वो फिर क्या करते हैं मेरे सामने प्रूफ लेकर आते हैं कि भाई तुझे शुगर है, भाई तेरा जिगर खराब हो रहा है, अगर तुम करेले नहीं खाओगे तो तुम इसका अपोजिट कुछ और चीज खा रहे हो, जिससे तुम्हारी जिंदगी मजीद डिस्टर्बेंस की तरफ जा रही है, लिहाजा अब तुम खा लो तो ज्यादा बेहतर है। फिर मेरा दिल क्या करेगा? खाने पड़ेंगे। सुबह जागने का किसी का दिल नहीं करता, लेकिन हम अगर कोई बंदा ये कह दे कि भाई तुम प्री डायबिटिक हो गए हो, तुम्हारी एज 30+ हो गई है, 35+ हो गई है, अब तुम्हें होकर ही रहेगा, अगर तुम अपनी आदतों को सेट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, मेरी आदत खुद ब खुद सेट हो जाएगी। अगर कोई मुझे जबरदस्ती सुबह जगाने की कोशिश करेगा तो मेरा रिएक्शन ज्यादा होगा, अगर मुझे पता है कि मुझे क्यों जगाया जा रहा है तो फिर मेरा रिएक्शन डिफरेंट होगा। ये चीज है हमारे इसमें। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारे यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम आगे निकलते जाते हैं, परेशानी बढ़ती जाती है, परेशानी बढ़ती जाती है, घर वाले लाडला है, छोटा है, इकलौता है, ऐसी चीजें के ना छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। वो एक दिन ऐसा आता है कि बंदा हर दिन एक नए स्टेप के ऊपर चला जाता है। खाने के लिए चीजें ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है कि जब भी हम नशा छोड़ते हैं तो हमारे खाने की आदत बढ़ जाती है, बिंज ईटिंग होना शुरू हो जाती है। ये चीज भी बहुत जरूरी है कि आप अपने फूड को भी रेगुलेट करो, कि भाई ऐसा ना हो जाए कि मैं सिर्फ खाने के ऊपर ही लग जाऊं। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो रिस्की हो जाता है अपने लिए या किसी और के लिए, तो फिर फैमिली कहती है इसको अब दाखिल कर लो। जब दाखिल करो तो वो कहते यार मैं नशा तो नहीं करता था, बाकी एलिमेंट्स कितने आ गए। इसलिए जब भी कोई भी आता है बंदा, उससे आप ये पूछो आप किस मामले में आए हो, तो बेचारे को बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता मैं क्यों आया हूं। फिर एक और चीज कि कोई ये कहे कि यार मेरे ऊपर ना नस्वार असर नहीं करती, सिगरेट असर नहीं करता, ऐसा ही है, नहीं होता है ना। मैंने आई इसलिए मुझे कोई असर नहीं हुआ, मेरे पुराने मामू तो 15 साल से चरस पी रहे, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। एक चीज याद रखें कि ये चीज कोई गोली तो नहीं होती सीधी मारी तो उसी टाइम असर नजर आ जाएगा। ये ग्रेजुअली बंदे को पकड़ना शुरू करती है, ग्रेजुअली चीजों को डिस्टर्ब करना शुरू करती है। डिपेंडेंट होता ही है कि वो बंदा उसको एंजॉय करता है। चरस पी कर उसको बंदा कितना एंजॉय करता है, नींद आती है, और सुकून होके सोता है, मूड अच्छा होता है, खाना वक्त पे खाता है, ज्यादा खाता है। ठीक है। चरस पी के ना, वो नस्वार रख के बंदा सेट हो जाता है, सिगरेट पी के बंदा नॉर्मल हो जाता है। बाज़ औक़ात तो लोग सिगरेट छोड़े तो कब्ज हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से आइस लेके बंदा कहते हैं मेरा कॉमन सेंस पड़ गया था, अब तुझे क्या पता है। ऐसे ही होता है। अब मसला ये है कि ये चीजें आप साइड पे रखो। एक मिसाल देता हूं, एक पत्थर है, उसके ऊपर पानी आपने फेंक दिया तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन एक एक कतरा आप 50 सालों के लिए रख लें या 10 सालों के लिए रख लें तो वो सुराखकारी देगा, वो टेढ़ा हो ही जाएगा, किसी न किसी तरह से उसकी शक्ल बदल ही जाएगी।
हो सकता है उसके ऊपर वो उल्ली सी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो परेशानी उसको होगी होगी। लिहाजा कोई भी चीज जो हमारी जिस्म से एक्स्ट्रा हम उसमें डालेंगे, डिस्टर्बेंस होगी होगी। जो भी साइको एक्टिव हम चीजें डालेंगे वो डिस्टर्ब होंगी होंगी। अब अब बात ये होता है कि भाई मैं कुछ गोलियां खाता था, तो वो तो डॉक्टर वैसे भी देते हैं, वो तो डॉक्टर वैसे भी देते हैं, तो मैंने खा ली तो इसमें क्या हर्ज होगी? मुझे एक चीज बताएं, ऑपरेशन होता है ना, उसका कोई मकसद होता है। किसी का बच्चा पैदा हो रहा है तो ऑपरेशन होगा, किसी का किडनी में पत्थर है तो ऑपरेशन होगा, हर्निया वह रहा है तो ऑपरेशन होगा। एक बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या वो ऑपरेशन करवाए तो वो ठीक होगा? ऐसे ही है ना, मतलब कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए होती है किसी चीज की भी। इसीलिए जब डॉक्टर्स भी देते हैं तो उन दवाइयों के ऊपर पूरी एक डिटेल लिखी हुई होती है। डॉक्टर उसके लिए पढ़ाई करते हैं कि ये वाला सब्सटेंस या मेडिसिन आपने कब कितने वक्त के लिए लेनी है और कितने दिनों के बाद आपने मेरे पास वापस भी आना है। अब हम क्या करते हैं कि नींद की गोली एक ले ली, दादा अबू लेते थे क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी, वो फिर अब्बू ने भी लेना शुरू कर दी, मैंने भी लेना शुरू कर दी, जाकर मेडिकल स्टोर से हम लेकर आना शुरू हो गए। वो जाता है मिस यूज या अब्यूज करना उस चीज का, यानी कि उसको देना या उसको प्रिस्क्राइब करना एक डॉक्टर ने करना था, मैंने उसको लेना शुरू कर दिया। अब मैं क्यों ले रहा हूं मुझे खुद नहीं पता, मैं तो नींद के लिए लेना चाह रहा था। ठीक है, अब नींद मुझे आती क्यों नहीं है, इसकी तो वजह भी मैंने नहीं देखी। ठीक है, पहले हमने ये देखना होता है कि वजह क्या है। इसी तरह से हमारे तमाम बिहेवियर की कोई ना कोई वजह होती है, फिर उसके साथ मिल के सारी चीजें होती हैं। अब आप ये देखो, नींद की गोलियां जो होती हैं वो एक्चुअली होती हैं एक्सोलाइटिक्स वगैरह, उनको उनके अंदर ज्यादा आदत वो होती है, कैपेसिटी होती है कि बंदे को उनकी आदत लग जाए, और जब बंदा छोड़ता है तो एकदम से उसका दिल घबराना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें भी होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं ये दवाइयां दे देते हैं तो बंदा उनकी आदत हो जाता है, वो आदत पे नहीं डलाते। कोई एक बंदा ऐसा भी नहीं है जो आपको आदत पे डालेगा। हम आदत पे तब लगते हैं जब हम टाइम पर जाते नहीं है फॉलो अप के लिए, हम टाइम पर हम उसको बताते नहीं है, अपनी हालत को बेहतर नहीं बताते। अब एक बंदा है, उसको अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार है, हद से ज्यादा प्यार है। अचानक उसकी वालदा की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसको नींद आना खत्म हो जाती है। बजाय उसके साथ कथारसिस करने के, उसका गम बांटने के, उसके पास आने जाने के, उसके मसाइल हल करने के, हम उससे दूर हो जाएं। और वो बंदा भी अपने मसाइल हल करने के बजाय वो अपनी वालदा को ज्यादा सोचना शुरू कर दे, तो उसको नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी तो लोग क्या मशवरा देते हैं, ये गोली खा ले तुझे नींद आ जाएगी। अब बजाय इसके कि उसको ये बताया जाए कि भाई ये जिंदगी का हिस्सा है, हम सबकी डेथ्स होनी है, सब ने मरना है, ये ब्रीडमेंट पीरियड होता है, इसमें ये चीजें होती हैं, इसको नेचुरली देखते हैं। फिर अगर उसको फिर भी नींद नहीं आ रही, वो सारा कुछ करने के बावजूद फिर साइकियाट्रिस्ट को मिले। हमारे यहाँ ये कि हर बंदा उठ के दे रहा होता है, मेडिकल ऑफिसर उठ के दे रहे होते हैं, आम लोग लेकर दे रहे होते हैं, आम स्टोर से मिल जाती है। उसका नुकसान ये होता है कि वो बंदा उसका डिपेंडेंट हो जाता है। जो ही उसका डिपेंडेंट होता है उसके मेडिकल इश्यूज भी सामने आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं, सोशल भी होते हैं, रिलीजन भी आ जाते हैं, पर्सनल और कल्चरल हर चीज से वो अलग थलग होकर दुनिया से ही डिस्क हो जाता है। क्योंकि इसमें एक स्टेप के बाद फिर दूसरी चीज लेगा, उसके बाद तीसरी लेगा, तीसरी के बाद चौथी लेगा। ये नुकसान होता है। समझ आइए? कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं? चलें इसको फिर बंद करते हैं, वैसे ऑफलाइन डिस्कशन करते हैं।